इन्वेस्टिगेशन टीम को उन लोगों का टेंट तो मिला, लेकिन वो बुरी तरह से फटा हुआ था। देखने पर लग रहा था कि उसे अंदर से किसी ने फाड़ा था, क्योंकि उसका कपड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट फाड़ कर वहां से भागे हैं। वहीं पर कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए। जूते और नंगे पैरों के निशान भी आसपास ही बर्फ पर छपे हुए थे। वहीं पर हाइकर्स का कैमरा और उसके अंदर मौजूद कुछ अजीब सी फोटोग्राफ्स भी मिली। लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और रजिस्टर में हुई हर रोज की एंट्री के बावजूद ये केस लगभग 65 सालों से सॉल्व नहीं हो पाया है। ये कहानी है माउंटेन ऑफ डेड की, और इस हादसे को डेडलॉफ पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। 23 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरेल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में लगभग 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसमें इगोर डेडलॉफ उनका ग्रुप लीडर था। इन लोगों ने अपने साथ एक रजिस्टर और पेन भी रखी थी, जिसमें पल पल की खबर ये लिखते जा रहे थे। ट्रेन के सफर के दौरान ग्रुप के लीडर इगोर डेडलॉफ ने रजिस्टर में एंट्रीज की, जिसका ट्रांसलेशन ये है कि मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है? अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पर सफर किया और आखिरकार वो पैदल और अपनी स्कीज के जरिए आगे बढ़ना शुरू हुए। 28 जनवरी को यूरी यूडिन नामी एक हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और टीम ने उसे वापस भेजने का फैसला किया। बाकी बचे 9 हाइकर्स ने आगे अपने प्लान को कंटिन्यू किया। ये कुछ उस समय की फोटोज है जब यूरी अपने 9 साथियों से विदा ले रहा था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आज के दिन ये उन लोगों को आखिरी बार देख रहा है। बचे हुए 9 लोगों ने अपना सफर आगे जारी रखा और कैमरा के साथ साथ रजिस्टर में इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर की एंट्रीज में जो कुछ मिला उसे देखकर अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। 1 फरवरी को वो लोग एक माउंटेन के ऊपर पहुंचे, जिसे वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड भी कहते हैं। उन्होंने वो पूरा दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए गुजारा और पहाड़ी की चोटी से थोड़ी दूर पहले ही अपना टेंट लगाने का फैसला किया। ये वो कुछ आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरे से मिली थी, और उसी दिन जो आखिरी रजिस्टर में एंट्री हुई उसमें जो लिखा था उसकी ट्रांसलेशन है, इंसान की बस्ती से सैकड़ों किलोमीटर दूर इन पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तस्वुर करना भी मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में इन लोगों को लगभग 16 दिन लगने थे। वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ये चीज बताकर निकले थे कि वो इस एक्सपीडिशन से वापस आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी और अपने दोस्तों की इत्तला देंगे। उनके रिलेटिव्स और दोस्तों की भी परेशानी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन 16 दिन को गुजरे हुए भी अभी और 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर डेडलॉफ या फिर किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई भी खबर आई। आखिरकार 26 फरवरी को एक टीम तैयार की गई, जो कि उसी पहाड़ पर उन लोगों के कैंप की तलाश करने में कामयाब हो गया। उनके लिए इस टेंट की हालत को देखकर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि उनके दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही भयानक घटना घट चुकी है। फटा हुआ टेंट पतली सी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ था और उस टेंट के अंदर उनके दोस्तों का साजो सामान एकदम सही हालत में पड़ा हुआ था। वो देखकर समझ गए कि इस टेंट के कपड़े को अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद टेंट के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, जिसकी वजह से उन लोगों ने टेंट के कपड़े को फाड़कर बाहर भाग गए। बिना देर किए अगले ही दिन सुबह उन हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। उन्हें उस फटे हुए टेंट के आसपास ही कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले, जो कि उस पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे थे। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशानात थे और कुछ नंगे पैरों के। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर इंसान पुरसुकून हालत में बर्फ पर चलता है तो उसके पैरों के निशान बहुत करीब करीब पड़ते हैं, और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के निशान नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे निशानात मिले। ये पैरों के निशान लगभग 500 मीटर तक इस बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गए। हो सकता है बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उन्हें ढांप दिया हो। इन्वेस्टिगेशन टीम इन पैरों के निशानात के जरिए आगे बढ़ती रही और थोड़ी ही देर बाद एक वो देवदार के पेड़ तक पहुंच गए। इसी पेड़ के करीब उन्हें एक बुझी हुई बॉन फायर के निशान मिले और पास ही में उनके 2 दोस्तों के शव भी मिले। इन टोटल 9 हाइकर्स की बॉडीज को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को लगभग 2 महीने का समय लग गया, जिनमें पहले 2 हाइकर्स की मिली बॉडी पे बहुत कम कपड़े थे। ना ही उनकी बॉडी पर कपड़े थे, ना ही पैंट्स, ना ही ग्लव्स, टोपी, जूते और ना ही कोई ऐसी चीज जो कि इतने ठंड में भी सर्दी से बचा सके। इन्होंने सिर्फ एक पतली सी शर्ट और अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे।
जब इनकी बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें मालूम हुआ कि जब इन लोगों की मौत हुई तो यहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उन लोगों ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे जैसे गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों था। पास में ही मौजूद देवदार के पेड़ पर भी अजीब से निशानात मिले। लगभग 5 फीट तक उस पेड़ की टहनियां टूटी हुई मिली। देखने पर मालूम होता था कि इन लोगों ने शायद रात के समय अपनी जान बचाने के लिए इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से ये टहनियां टूट गई। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी टेंट और उसी देवदार के पेड़ के बीच में ही बर्फ में दबी हुई मिली, और ये लोग पिछले 2 लोगों के मुकाबले कुछ न कुछ गर्म कपड़े पहने हुए पाए गए। लेकिन इन लोगों ने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इन तीनों हाइकर्स की बॉडीज की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी। देखने पर पता चल रहा था कि ये तीनों शायद जंगल से उठकर अपने टेंट की तरफ वापस जा रहे हो, लेकिन बीच में ही हिम्मत हार कर इन्होंने दम तोड़ दिया। इन तीनों हाइकर्स की बॉडी पर कई सारे जख्मों के निशान भी थे, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में इन लोगों की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया, यानी कि ये वो कंडीशन थी जिसमें ज्यादा देर ठंड में रहने की वजह से बॉडी की सारी गर्मी निकल जाती है और हाइपोथर्मिया होकर इंसान की मौत हो जाती है। बचे हुए 4 हाइकर्स की बॉडीज जंगल की एक चट्टान के नीचे से बरामद हुई और इन लोगों की बॉडीज की डायरेक्शन उसी देवदार के पेड़ से 75 मीटर्स की दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में थी, जिनमें से 3 की बॉडीज पर जख्मों के बहुत ज्यादा निशानात मिले और एक का स्कल फ्रैक्चर था और बचे हुए 2 लोगों की फसलियां टूटी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में यह पता चला कि ऐसी चोटें किसी इंसानी या जानवरों के हमले की वजह से नहीं पहुंच सकती। उन लोगों ने यह सोचा कि शायद ये किसी ऊंची जगह से नीचे गिरे हो। इस रिपोर्ट में जानवरों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इनमें से 2 बॉडीज की आंखें निकली हुई थी और एक लड़की की जुबान गायब थी। हैरानी की बात यह थी कि क्राइम सीन से मिलने वाली 2 टी-शर्ट्स और एक पैंट ऐसी थी जिस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। शुरुआत में यह समझकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि हो सकता है इन्हें किसी ने मारा हो या फिर इन लोगों का मर्डर हुआ है, लेकिन 28 मई को ये क्रिमिनल केस को बंद कर दिया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि ये साबित हो सके कि इन लोगों का मर्डर हुआ है या फिर इन लोगों ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे की जान ली हो। तो आखिर सवाल यह है कि इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था। इनका टेंट के दरवाजे से बाहर निकलने के बजाय उसके कपड़े को फाड़कर बाहर निकलने का क्या रीजन हो सकता है। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि इन्हें चाकू से टेंट का कपड़ा फाड़कर बाहर निकलना पड़ा। यह इमरजेंसी जो भी थी टेंट से निकलते ही खत्म हो गई क्योंकि उन लोगों के कदमों के निशान भागने वाले कदमों के निशान नहीं थे, यानी कि टेंट के अंदर जो भी खतरा था वो उनके बाहर निकलते ही खत्म हो गया और वो धीरे धीरे बाहर चलने लगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, लेकिन इनकी कंडीशन को देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि ये लोग ठंड की वजह से मारे गए हैं। अभी तक इस केस को इंटरनेशनल कवरेज मिल चुकी थी। इन हाइकर्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ इन लोगों की हाइपोथर्मिया की वजह से हुई मौत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट हाइपोथर्मिया का बहाना बनाकर इन लोगों की मौत की असल वजह पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि जब इन हाइकर्स में से 3 हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला तो इन लोगों का ध्यान गया न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर का दौर था, क्योंकि कुछ ही साल पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर दुनिया को अपनी ताकत की एक झलक दिखाई थी। उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिए थे। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि हो सकता है सोवियत यूनियन ने इस पहाड़ पर चुपके से कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है और अब ये लोग हाइपोथर्मिया को वजह ठहराकर केस को रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को हर तरीके के एंगल से देख ही रही थी। एक मौके पर एवलांच को भी इस हादसे की वजह ठहराया गया। हो सकता है रात के समय इन लोगों को एवलांच आने का एहसास हुआ हो, जिसकी वजह से ये सारे टेंट छोड़कर भाग गए। लेकिन एवलांच वाली थ्योरी लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर एवलांच की वजह से ये लोग भागे होते तो इनकी टेंट पर जो बर्फ की पतली सी लेयर जमी हुई थी वो बहुत ज्यादा बड़ी होती। और दूसरी वजह यह कि इस टीम का ग्रुप लीडर इगोर डेटलॉफ एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर और स्कीयर था और वो किसी ऐसी जगह पर टेंट नहीं लगा सकता था जहां पर एवलांच आने का खतरा हो। इस हादसे के बाद यहां पर सैकड़ों एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन आज तक किसी भी टीम ने या किसी टीम मेंबर ने ये चीज महसूस नहीं की कि यहां पर एवलांच आने का खतरा हो सकता हो।
लेकिन हाँ, इस पहाड़ पर खतरनाक कंडीशन जरूर एक्सपीरियंस की गई, वो भी अप्रैल और मई जैसे महीनों में, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम होता है और पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन ये लोग फरवरी के महीने में गए थे, यानी कि वहां पर हर तरफ ठंड ही ठंड थी। ये है एक हाइकर के कैमरा से खींची हुई सबसे आखिरी फोटो, जो कि उसी रात को खींची गई थी जब ये हादसा हुआ था। देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी लाइट की फोटो है, जो कि कैमरा का लेंस अंधेरा होने की वजह से सही से फोकस नहीं कर पाया, और इसी फोटो की वजह से कई सारी नई थ्योरीज भी बनाई गई। कुछ लोगों ने यह माना कि यह आसमान में किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की फोटो है, तो कुछ लोगों ने यह माना कि यह टेंट पर लगी इमरजेंसी लाइट या फिर कैंडल लाइट की फोटो है। एक बात तो तय है कि ये जिस चीज की भी फोटो हो, चाहे वो रॉकेट हो, यूएफओ या फिर कोई मेटेरॉइड, वो चीज इन लोगों के करीब आकर नहीं गिरी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब बर्फ के अंदर से डेड बॉडीज मिल सकती है तो किसी चीज के क्रैश होने का मलबा क्यों नहीं मिला। इस आखिरी फोटो की असली हकीकत भी कभी लोगों के सामने नहीं आ सकी। तो असली सवाल अभी तक वही है कि आखिर इस डेटलॉफ पास के हादसे की असल हकीकत क्या है। आखिर क्यों उन्होंने इस टेंट के कपड़े को अंदर से फाड़ा था, उनकी बॉडीज पर जख्मों के निशान कैसे मिले, और आखिर उन्होंने इतनी ठंड में भी इतने पतले और कम कपड़े क्यों पहन रखे थे, जबकि ये सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें रुक करना पड़ेगा उस टेंट की तरफ, जो कि इस जंजीर की सबसे पहली कड़ी है। एक रात पहले की फोटो में अगर देखा जाए तो इस टेंट में से एग्जॉस्ट पाइप बाहर निकला हुआ है। ये एग्जॉस्ट पाइप और अंदर रखा स्टोव यानी कि चूल्हा ग्रुप लीडर डेटलॉव ने खुद बनाया था, और इसी हादसे वाली रात को इन लोगों ने इस स्टोव को इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि इन्हीं के टेंट के अंदर से पका हुआ खाना भी मिला है। हो सकता है जब एग्जॉस्ट पाइप को बाहर से बंद किया गया हो तो उसमें कुछ कोयले अंदर रह जाने की वजह से स्टोव की आग दोबारा से भड़क गई हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इन लोगों का टेंट मिला तो उसमें एग्जॉस्ट पाइप नहीं लगी हुई थी, यानी कि अगर अंदर आग लगी होगी तो उसका धुआं बाहर निकलने के बजाय अंदर ही जमा हो रहा होगा, जिससे कि अंदर मौजूद हाइकर्स का दम घुटना शुरू हो गया होगा। यही एक वजह समझ में आती है कि हो सकता है उन लोगों से धुआं कंट्रोल नहीं हुआ और वो जैसे तैसे करके उस टेंट के कपड़े को फाड़ कर बाहर निकल आए। और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एविडेंस भी मौजूद है, और वो ये है कि इन हाइकर्स के कपड़ों और बॉडीज पर जलने के निशानात भी मिले हैं, और कुछ हाइकर्स के मुंह से खून भी निकला हुआ था। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि खांसी में खून के आने की सबसे आम वजह एक अनफिल्टर्ड धुएं को बहुत ज्यादा मात्रा में इनहेल करना होता है। हो सकता है बाहर निकलकर या आराम आराम चलकर अपने लिए कोई शेल्टर तलाश करने लगे हो, और कुछ हाइकर्स बगैर गर्म कपड़ों के इस टेंट से भी निकले थे, और इन्हें शेल्टर की एक जगह पहले से मालूम थी, इसीलिए वो नीचे मौजूद पेड़ों के पास चले गए। वहीं पर इन लोगों ने बॉनफायर जलाई और उसके आसपास बैठ गए। यहीं पर मौजूद कोयले और बची हुई लकड़ियां इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मिली थी। 4 हाइकर्स जिन्होंने ज्यादा कपड़े पहने हुए थे वो लोग जंगल में और सूखी लकड़ियां तलाश करने के लिए आगे चले गए होंगे। वहीं मौजूद एक चट्टान पर छोटा सा एवलांच आया होगा और ये लोग उस चट्टान से नीचे जा गिरे, और इसी चट्टान से गिरने की वजह से इन लोगों को खतरनाक चोटें लगी। किसी का सर फट गया, फसलियां टूट गई और चेस्ट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। 2 हाइकर्स जिन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे वो इस देवदार के पेड़ के पास ही मौजूद थे। बचे हुए 3 हाइकर्स वापस टेंट की तरफ चढ़ते हुए वहीं पर एग्जॉस्ट होकर फ्रीज होकर मारे गए, जबकि बचे हुए 2 हाइकर्स भी उस बॉनफायर के बुझने के बाद ठंड की वजह से मारे गए। इस हादसे को आज लगभग 65 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 10 लोगों की एक्सपीडिशन टीम में से सिर्फ यूरी यूडेन बचे थे, जिन्होंने एक्सपीडिशन को तबीयत खराब होने की वजह से आधे बीच में ही छोड़ दिया था। उनकी नेचुरल डेथ 76 ईयर की एज में 27 अप्रैल 2013 को हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।